हेलो एवरीवन। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसी को हम लोग देख रहे थे। एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की बैठक हुई और एक नई शिक्षा नीति की मंजूरी मिली और इसमें 34 साल बाद जो है कुछ परिवर्तन हुए हैं। इसमें जो है नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। तो पहले जो 10+2 का होता था वो 5+3+4 का हो गया, 5+3+3+4 का हो गया है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, जो है 5th तक जो मातृभाषा है, जो मदर लैंग्वेज है उसके में या क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाई होगी। अगर मेडिकल कॉलेज और कानून की जो पढ़ाई को छोड़ दो तो पूरी जो उच्च शिक्षा है उसका क्या एक नियामक होगा। ठीक है ना। और स्नातक जो है साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। तो ये सारी चीज़ें, और एक जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वो ये है कि जो जीडीपी का 6% जो हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका नाम फिर से चेंज करके जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय फिर से नाम हो गया है। और मैंने कहा कि 6% जो है जीडीपी का खर्च होगा हमारी शिक्षा पे। पहले ये 4.43 था, लेकिन फिर से अब जो है अब इसको जो है जो टारगेट रखा गया है वो है 6% का। ठीक है, तो ये जो है इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा जो है यहाँ पे तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है त्रिभाषा फार्मूला से भाषा चुनने का अधिकार राज्यों को होगा। 3 भाषा जो है त्रिभाषा फार्मूला है, उसी से जो है भाषा चुनने का जो अधिकार है वो जो है आपके स्टेट्स हैं उनको होगा। ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि देखिए इस नीति में पूरे पाठ्यक्रम को 3+3+3+4 के उसमें बांटा गया है। जैसे फाउंडेशन जो है, पहले फाउंडेशन है, फिर प्राथमिक है, फिर माध्यमिक है और फिर सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है ना। तो जो है आपका फाउंडेशन में क्या है, नर्सरी केजी और अपर केजी। ठीक है ना। ये जो है आपका 3 साल में बच्चों की प्री स्कूलिंग शिक्षा जो है होगी और फिर जो है वो पहली और दूसरी में जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एनसीईआरटी का जो है उसमें एक्टिविटीज़ पे, एक्सपेरिमेंट्स पे ध्यान दिया गया है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। और जो प्राथमिक है इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं के बच्चे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला का जो है पढ़ाई किया जाएगा। इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे होंगे। जो हमारी माध्यमिक शिक्षा होगी उसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं होगी और 11 से 14 आयु के बच्चे होंगे इसमें। और ये विषय आधारित पढ़ाई जो है इसमें कराई जाएगी। जो क्लास 6 है वहाँ से ही कौशल विकास का जो कोर्स है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लास 6 से ही कौशल विकास का जो कोर्स है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है ना। 10 दिन के लिए एक लोकल क्राफ्ट इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी बच्चों को। और सेकेंडरी स्टेज में क्या है, 9वीं से 12वीं तक होगी और इसमें 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे होंगे। ठीक है ना। ये क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी, अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही विषय पे जो है ट्रैप्ड हो गए हैं, और सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी होगी इसमें। बोर्ड पर जो है परीक्षा रटने के बजाय जो है ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगी, इसलिए जो सिलेबस में भी जो सिलेबस है उसको कटौती इसमें की जाएगी, थोड़ा कम किया जाएगा ताकि ज्ञान जो है बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब जो छात्र शोधन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल की डिग्री का प्रोग्राम होगा, 4 इयर्स की डिग्री का प्रोग्राम होगा। ऐसे छात्र 1 साल के परास्नातक या पीजी के साथ साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डी लिफ्ट जो है डिफिल या पीएचडी में प्रवेश ले सकेंगे। क्या करेंगे उनको प्रवेश लेने के लिए, उसमें जो है 1 साल का जो है पीजी रहेगा, पीजी के साथ 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगी और वो डायरेक्ट जो है पीएचडी में प्रवेश ले पाएंगे। ठीक है, प्रवेश ले लेंगे। एमफिल पाठ्यक्रम जो है खत्म कर दिया गया है। अब देखिए जो स्नातक के बाद नौकरी करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई 3 साल में ही पूरी हो जाएगी, और जो है रिसर्च करना चाहते हैं उनकी 4 साल लगेगी। स्नातक के बाद अगर नौकरी चाहते हैं तो 3 साल में पढ़ाई पूरी हो जाएगी। शोध को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसमें गुणवत्ता के सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। किसकी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण संस्थानों में शोध संस्कृति को समझ बढ़ाना है, शोध की संस्कृति का समझ बढ़ाना है, क्योंकि शोध जो है बहुत ज़्यादा अभी हमारा जो प्रेजेंट पैटर्न है उसमें शोध पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तो यहाँ पे शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
और पहली बार डिग्री कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। ठीक है, जो डिग्री कोर्स है उसमें पहली बार जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा। अब नई जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार जो है स्नातक की पढ़ाई 3 से 4 साल की होगी और 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम जो है 1 साल पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 साल पढ़ाई पर डिप्लोमा और 3 साल पूरा करने पर डिग्री मिलेगी। तो ये बहुत ही जो है अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले क्या था कि अगर 2 साल 3 साल की जो आपका कोई कोर्स अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। लेकिन अगर आप 1 साल पूरा कर लेते हैं तो उस पर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, 2 साल पढ़ाई पूरा करने पर डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल जो है पूरा करने पर डिग्री जो है मिल जाएगी। ठीक है, जबकि 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम होगा। जो 4 वर्षीय जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें जो बहुविषयक स्नातक पूरा कार्यक्रम आपका चलेगा। शिक्षा नीति में देखिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना का सुझाव है। क्या है? अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापना का सुझाव है। इससे उच्च शिक्षा के दौरान छात्र जो भी कोर्स या सर्टिफिकेट की पढ़ाई करेंगे उनके जो है अंग जो है अकादमिक क्रेडिट में जुड़ते जाएंगे। तो उनके जो मार्क्स आएंगे वो अकादमिक क्रेडिट में जुड़ते जाएंगे। इसके आधार पर अंतिम वर्ष में डिग्री लेने के दौरान जो है जुड़ेंगे और इसका लाभ जो है सीवी में नौकरी के दौरान हो जाएगा, है ना, कि सीवी जो है वो कितनी अच्छी बन रही है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो नौकरी के दौरान इसका लाभ मिल जाएगा। अब देखिए जो हमारा देश है उसमें शिक्षण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल करने के लिए इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप 100 संस्थानों में कैंपस भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है ना, कि इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप 100 संस्थानों के कैंपस जो हैं उनके जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में खुलें, इसके लिए जो है अनुमति दी जाएगी। ठीक है, और विदेशी जो शिक्षक हैं छात्र हैं उनको भारत से जोड़ा जाएगा जिससे गुणवत्ता की जो है सुधार होगा। तो ये हमारा जो है रिपोर्ट था। अब नेक्स्ट हमारा है बाघ गणना रिपोर्ट 2018। ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 देखते हैं। देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने विश्व बाघ दिवस, ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब है? 29 जुलाई 2020, याद रखिएगा 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसमें 600 पेजों की चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट जो है तैयार की जारी की गई है। चौथी ये रिपोर्ट है और अखिल भारतीय ऑल इंडिया जो बाघ गणना रिपोर्ट है 2018 उसको जो है तैयार किया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि 2018 में बाघ की गणना रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? स्टेट्स ऑफ द टाइगर्स टू predators and prey in India report for 2018। याद रखिएगा, स्टेट्स फॉर द टाइगर्स प्रेडिटर्स एंड प्रे इन इंडिया रिपोर्ट 2018, ये जो हमारा रिपोर्ट का नाम है। और इसको हिंदी में कहेंगे बाघ में भारत में बाघों की स्थिति से शिकारी और आखेट 2018। ठीक है, पर्यावरण और जो हमारा वन मंत्रालय के अंतर्गत वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश भर में टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में बाघ की गणना की है। ठीक है ना, जो है पूरे देश भर में जो भी जितने उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, वहाँ पे बाघ की गणना की है। किसने किया है? ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बाघों का लगभग 70% आबादी भारत में है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में का इंडिया में 70% जो आबादी है वो भारत में है बाघों की। ठीक है, और टोटल अगर बाघ देखें तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि देश में टोटल बाघ कितने हैं, तो 2967। ठीक है, 2967 बाघ हैं, 2967 बाघ हैं भारत में, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 ही बाघ हैं बचे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में 3900 ही बाघ बचे हुए हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि देश में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य 4 वर्ष पूरा होते ही प्राप्त कर लिया गया। ठीक है ना, अब 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के संरक्षण के लिए सालाना अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय हुआ है। तो देखिए 2010 में रूस में जो है सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संरक्षण के लिए सालाना अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय हुआ था। तब से हर साल जो है ये मनाया जा रहा है। और ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन में भारत समेत 13 देशों ने, कितने टोटल 13 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। 2022 तक बाघों की संख्या को दुगनी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। अब एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें जो है 2022 तक जो बाघों की संख्या है उसको हमें डबल कर लेना है। ठीक है, दुगना कर लेना है, इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसे भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया।
तो जो नया हमारा लक्ष्य था कि 2022 तक बाघों की संख्या को जो है डबल कर लेना है, तो उसको जो है इंडिया ने पहले ही अचीव कर लिया है और 4 साल में ही उसने अपने बाघों की जो संख्या थी उसको बढ़ा लिया, ठीक है, जिससे भारत ने समय से ही पहले हमारा इंडिया समय से पहले इसको प्राप्त कर लिया। देखिए प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, इन्होंने भारत में अपनी बाघ संपदा पर जो है गर्व है, हमारे पास कई समृद्ध संसाधन जो है सॉफ्ट पावर हैं, इसमें से एक हमारे देश में जानवर है, ठीक है। देश में 30,000 हाथी हैं, 30,000 एक सींग वाले गैंडे हैं और 500 से ज़्यादा शेर हैं। तो ये रिपोर्ट जारी करते हुए मंत्री जी ने कहा कि 1973 में जहाँ देश में सिर्फ 9 टाइगर थे, अगर हम 1973 में चले जाएं तो सिर्फ 9 टाइगर थे, उनकी संख्या जो है अब 50 हो गई है। जो टाइगर्स 9 थे सिर्फ उनकी संख्या बढ़ के 50 हो गई। इनकी गुणवत्ता अच्छी और सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष बाघ अनुमान रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में 2006 की तुलना में 2018 में जो है वो संख्या दुगनी हो गई, ठीक है, दुगनी हो गई थी। बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक बाघ, अगर देखें कि सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है, तो सबसे अधिक बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो देश में सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है, वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो देखिए एमपी के 8 राज्यों जो देश के 8 राज्यों में बाघों की संख्या 100 से ज़्यादा है, ठीक है। 8 राज्यों में बाघों की संख्या जो है 100 से ज़्यादा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और जो है इसमें सबसे ज़्यादा बाघ अगर देखें तो हमारे देश में कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और देश के 8 राज्यों में बाघों की संख्या 100 से ज़्यादा है। रिपोर्ट में जो अगर देखें तो देश की 50 टाइगर रिजर्व की स्थिति को भी बताया गया है, ठीक है। तो 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, उनकी क्या अभी करंट सिचुएशन है उसको भी बताया गया है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। तो देखिए अगर स्टेट पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो जो है आपका एमपी में है। और अगर ये पूछता है कि टाइगर रिजर्व कौन से में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो ये आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसमें 231 बाघ हैं। टोटल 231 बाघ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है जो राज्य है और बाघ की संख्या, तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। और टोटल कितने बाघ हैं एक बार आप बता दीजिए। टोटल अभी हमने देखा था ना कि बाघ हमारे कितने हैं टोटल, तो ये सब एग्जाम में जो है आता रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि टोटल हमारे बाघ जो है कितने हैं, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए कि 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पहली बार बाघ जो है संरक्षण के लिए जो है एक कदम उठाया गया। और तब से हर साल जो है बाघ का राष्ट्र जो हर साल बाघ का दिवस मनाया जाता है 29 को। तो एक बार देख लीजिए बाघ जो टोटल है वो 2900 जो है 67 है, 2967, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा बाघ है वो एमपी में है, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ अगर उसका नंबर देखें तो क्या है 526, 526 बाघ है। एमपी में कितने बाघ है, 526 बाघ हैं, ठीक है। कर्नाटक में देखें तो 524 बाघ है, उत्तराखंड में 442 बाघ है, महाराष्ट्र में 319 बाघ हैं। ऐसे ही जो है तमिलनाडु में 264 बाघ हैं, असम में 190 हैं, केरल में 190 हैं और उत्तर प्रदेश में 173 है। तो 8 जो है स्टेट्स में जो है उत्तर प्रदेश भी आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे जो है 8 में से सबसे कम है, ठीक है, 173 है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार देश में 12 वर्षों में बाघों की संख्या 6% की दर से बढ़ी है। तो 12 ईयर्स का अगर हम आंकड़ा देखें तो जो है 6% जो है दर से बाघों की संख्या बढ़ी है। 2018 के सर्वे के अनुसार 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बाघों की संख्या 2 गुनी हो गई है, ठीक है। 3 भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बाघों की संख्या 2 गुनी हुई है। शिवालिक की पहाड़ियों, गंगा के मैदानों में संख्या 297 से बढ़कर 646 हो गई है। वहीं अगर पश्चिमी घाट देखें तो 402 से बढ़ के यहाँ पे 981 हो गई है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में चले जाएं, वो ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया मैदानी इलाका है वहाँ चले जाएं तो 100 से बढ़कर 219 हो गई है। मध्य भारत और पूर्वी घाट में जो है करीब 59% की वृद्धि हुई है और बाघ की संख्या 601 से 1033 हो गई है। तो देखिए पश्चिम घाट में संयुक्त रूप से सर्वाधिक, अगर हम जो है टोटल कोई स्टेट नहीं देखें, एरिया देखें, तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसमें संयुक्त रूप से सर्वाधिक 724 बाघ हैं, ठीक है, 724 बाघ हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। स्टेट अगर पूछेगा तो हमारा सबसे ज़्यादा बाघ कितना है, कहाँ पे है, 526 बाघ जो है एमपी में है। और रीजन देखें तो हमारा पश्चिमी घाट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा
724 है। अगर दूसरे नंबर पे देखें तो वहीं पे उत्तराखंड है, और जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बाघ की संख्या है। ठीक है, उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे है, और उत्तर प्रदेश जो है तीसरे नंबर पे है, 604 बाघ हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने, 604 बाघ हैं। ठीक है, 2006 में जो है 1411 बाघ थे, 2018 में दुगना हो गया, 2010 में अगर देखें तो 1706, और 2014 में 2226 बाघ थे। तो ये इतना जो है आंकड़ा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक बार ये देख लीजिए, बांधवगढ़, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलई, काजीरंगा में 100 से ज़्यादा बाघ हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा बाघ हैं बांधवगढ़, बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलई और काजीरंगा में। इसके अलावा दुधवा, कान्हा, तड़ोबा और सत्यमंगलम सुंदरबन में 80 से ज़्यादा बाघ मिले हैं। मिजोरम के डंपा और पश्चिम बंगाल के बुक्सा रिजर्व में बाघ नहीं बचे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। मिजोरम का जो डंपा है, मिजोरम का डंपा और जो वेस्ट बंगाल का बुक्सा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का बुक्सा रिजर्व है, वहाँ पे जो है बाघ नहीं मिले हैं। वहीं पालामू टाइगर रिजर्व अगर हम देखें, पालामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। तो पालामू टाइगर रिजर्व में भी बाघ जो है नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि 2014 में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 292 थी, जो कि बढ़कर 680 हो गई है 19 में। ठीक है, और देश में कुल बाघों में 65% ही बाघ जो है संरक्षित क्षेत्र में है। तो जो 65% बाघ हैं वो ही संरक्षित क्षेत्र में है, शेष 35% जो है उसके दायरे से बाहर है। इसका कारण क्या है, बाघ बाहर रहने को मजबूर हैं, और आए दिन बाघ मानव संघर्ष भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और 1970 के दशक में क्या था कि 2000 से भी कम बाघ बचे थे। सरकार ने 1973 में, और कब ये आता है एग्जाम में कि बाघ जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब घोषित किया गया, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1973 में ही, और इसके तहत बाघ का संरक्षण मुहिम शुरू किया गया था। 1973 में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, ओनली 9 टाइगर रिजर्व। और अगर हम जो है अब, लेकिन अब देखें तो इनकी संख्या बढ़कर जो है 50 हो गई है। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ गई है, जिनका क्षेत्रफल जो है 7200 जो है 72,749 वर्ग किलोमीटर है ना, आई थिंक। हाँ, तो देखिए जो हम देख लेंगे, जो 9 टाइगर रिजर्व्स थे पहले, अब वो जो है बढ़कर कितने हो गए हैं, 50 हो गए हैं, और इनका क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। तो इनका क्षेत्रफल कितना हो गया, 72,749। ठीक है, कितना हो गया, 72,749, ये 72,749 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कितना किलोमीटर में अभी है, तो यह है 72,749 में। हालांकि अभी भारत में के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 2.2% ही है जो आपका आरक्षित क्षेत्र है बाघ के लिए। ठीक है ना, तो ये 2.2% है। अब देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बाबूलाल सुप्रियो ने इस अवसर पर बताया कि बाघों की गणना के लिए 50 टाइगर रिजर्व और जंगलों में चप्पे चप्पे पर 30,000 कैमरों का जाल बिछाकर 3.5 करोड़ से ज्यादा तस्वीरें ली गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सुप्रियो ने कहा कि बाघ संरक्षण में भारत की यह पहल इतनी आकर्षक है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसे जगह दी है। ठीक है ना, जिस जो पहल है, जैसे हमने जो है उनको लोकेट करने के जो हमने तरीके अपनाए हैं, जो कैमरोज को हमने इंस्टॉल किया है, या उनके जो है जिस तरीके से हम उनको सेव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये पहल बहुत आकर्षक है। भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत जो है दुनिया में बाघों के प्रबंधन का नेतृत्व करने को तैयार है। ठीक है, और बाघ जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट व पोस्टर जारी करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि वैश्विक भूमि का मात्र 2.5%, जो वैश्विक भूमि है 2.5%, और 4% वर्षा, और 4% अगर हम देखें तो वर्षा, और विश्व की आबादी का 16% होने के बाध्यता के बावजूद दुनिया जो है दुनिया की 8% जैव विविधता का घर है भारत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा भूमि है वो वैश्विक विश्व का देखें तो 2.5% ही भूमि इंडिया के पास है, 4% वर्षा है, और विश्व की आबादी का 16%, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा है विश्व की, 16% की बाध्यता होने के बाद भी जो है 8% की जैव विविधता का घर है भारत। तो वर्ल्ड में जो 8% की जैव विविधता है वो भारत में पाई जाती है, जिसमें बाघों की 70% आबादी जो है भी शामिल है। ठीक है, तो 70% जो आबादी है बाघों की वो भारत में है। हाँ,
तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत अन्य बाघ वाले देशों के साथ इनके संरक्षण पर काम करने को तैयार है और हम 12 टाइगर रेंज देशों को का नेतृत्व करने को तैयार हैं। तो जो देखिए अभी 12 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया उसको उसका जो है लीडर बनने के लिए तैयार है। और इसमें प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और प्रबंधन में जो है जो भी कोशिश होगी वो की जाएगी। इस समय भारत समेत 13 देशों में टाइगर रेंज है। तो टोटल जो है भारत की बात किया, भारत 12 की नेतृत्व करेगा और अगर भारत को भी ऐड किया जाए तो टोटल जो है कितने 13 देशों में टाइगर रेंज है। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइगर रेंज जो है वो कितने 13 क्षेत्रों में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अम्बाला एयरबेस पर राफेल विमान का भव्य स्वागत। तो देखिए अम्बाला जो एयरबेस है वहाँ पे राफेल जो विमान है वहाँ उनका जो है स्वागत किया गया है। तो देखिए रणनीति और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को वायुसेना के आर के भदौरिया ने फ्रांस के राफेल विमानों की भव्य लैंडिंग के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया। देखिए 4.5 पीढ़ी का यह विमान अपनी पीढ़ी के विमानों से सबसे अलग है। जो 4.5 पीढ़ी के जो विमान हैं उनमें से सबसे अलग जो है ये हमारा राफेल है। ठीक है, जिस समय राफेल भारतीय सीमा में प्रवेश किया, पश्चिमी अरब सागर में स्थित INS कोलकाता ने राफेल का स्वागत करते हुए कहा, भारतीय समुद्र क्षेत्र में आपका स्वागत है, हैप्पी लैंडिंग एंड हैप्पी हंटिंग। ये किसने कहा? INS कोलकाता ने राफेल का स्वागत किया। ठीक है, राफेल विमान भारत द्वारा विगत 2 दशक से अधिक समय में लड़ाकू विमानों की पहली खरीद है। ठीक है, और इसमें आने से भारतीय जो वायुसेना है उसकी युद्धक क्षमता जो है काफ़ी बढ़ गई है। भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी जो एरोस्पेस है कंपनी, क्या नाम है फ्रांस, अभी इम्पोर्टेंट है, फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी से जो है 26 जो है राफेल विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए दिए का सौदा किया गया था। 2016 में सौदा किया गया था। फ्रांसीसी जो हमारी कंपनी है, क्या नाम है इसका? दसॉल्ट एविएशन नाम है। तो दसॉल्ट से जो है 36 राफेल जो है खरीदने का समझौता किया गया था और 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। इसमें 5 राफेल विमानों की पहली खेप है 5 राफेल विमानों की, वो 27 जुलाई को फ्रांसीसी बंदरगाह, क्या नाम है, शहर बोर्दू में मैरिग्नैके एयरबेस से रवाना हो गई। ठीक है, तो 5 पहली जो खेप थी उसमें जो है टोटल कितने 5 राफेल थे और वो जो है फ्रांसीसी बंदरगाह बोर्दू मैरिग्नैक एयरबेस, ठीक है, बोर्दू मैरिग्नैक एयरबेस से रवाना हुई और ये विमान लगभग 85,000 किलोमीटर की दूरी तय करके जुलाई को दोपहर में यहाँ अम्बाला पहुँच गई। ठीक है, अब देखिए जो हमारे जो 5 विमान आए इसमें क्या है, 3 एक सीटर। ठीक है, 3 जो विमान है वो 1 सीटर है तथा 2 विमान जो है 2 सीटर है। तो पांचों विमान जो है जो आए हैं वो 3 विमान जो है 1 सीटर है, सिंगल सीटर है, और 2 विमान जो है वो 2 सीटर वाले हैं जिन्हें भारतीय जो वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया है। कहाँ पे शामिल किया गया? स्क्वाड्रन नंबर 17 में। ठीक है, और जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको गोल्डन वायुसेना की जो स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया गया है, इसको जो है गोल्डन एरोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा राफेल विमान के बारे में हम जो है देख रहे थे। और आगे इसी में देखते हैं कि वायुसेना में 17वीं स्क्वाड्रन जो 17 स्क्वाड्रन 1971 के अस्तित्व में आई, इसमें हैवी लेड वैम्पायर FK-52 लड़ाकू विमान थे। ठीक है, इस स्क्वाड्रन को नवंबर 1988 में प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स के सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है कि देखिए फ्रांस के अम्बाला तक अपनी उड़ान के बीच में 5 राफेल विमान लगभग 7 घंटे की उड़ान के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अल दफारा एयरबेस पर उतरे थे। जो यहाँ पे यात्रा के बीच हवा में इसमें ईंधन भरा गया और यह ईंधन 20,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रांसीसी एयर फोर्स ने एयरवेज A330 मल्टी रोल टैंकर से ईंधन भरते दिखाया। ठीक है ना, तो जो है 30,000 फीट ऊंचाई पे जो है इसमें ईंधन भरा गया और फ्रांसीसी एयरफोर्स के एयरबेस A30 मल्टी रोल टैंकर से ईंधन भरते हुए दिखाया गया। तो देखिए पहला जो राफेल जेट है अक्टूबर 19 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। तो फर्स्ट जो राफेल जेट था
फर्स्ट राफेल जेट था वो अक्टूबर 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फ्रांस की यात्रा के दौरान जो है भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। भारत द्वारा फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट के से खरीदे गए कुल 36 विमानों में 30 लड़ाकू विमान तथा 6 प्रशिक्षु विमान हैं। तो टोटल 36 विमान जो है भारत दसॉल्ट से लेगा और उसमें जो है 30 जो विमान होंगे वो जो है क्या होंगे, लड़ाकू होंगे और आपके 6 जो है प्रशिक्षु विमान होंगे। राफेल जेट का पहला स्क्वाड्रन अंबाला और दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा बेस पर रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो राफेल जो जेट है हमारा उसका पहला स्क्वाड्रन जो है कहाँ रहेगा, अंबाला पे, और दूसरा स्क्वाड्रन जो है वेस्ट बंगाल के हासीमारा बेस पे रहेगा। अंबाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण बेस माना जाता है क्योंकि ये भारत पाकिस्तान की सीमा से मात्र 220 और भारत चीन सीमा से मात्र 450 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत कम डिस्टेंस है चाइना से भी और पाकिस्तान से भी, तो इसलिए अंबाला जो बेस है वो बहुत स्ट्रेटेजिक जो है बेस माना जाता है। ठीक है, अब फ्रांसीसी लड़ाकू विमान जो राफेल है चीन और पाकिस्तान के दोहरे मोर्चे पर सीधी लड़ाई में तो निर्णायक साबित हो ही सकता है, साथ ही में क्या है वह गैर पारंपरिक युद्ध में भी छिपकर वार कर रहे दुश्मन की माद में घुसकर उसे नष्ट करने की ताकत भी रखता है। तो ये बहुत ही जो है आपका हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ये छिपकर भी वॉर कर सकता है और साथ में सीधे मोर्चे पर भी वॉर करेगा। ये जो आतंकवाद है, मिलिशिया वॉर या गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान में ऐसी ही छापा लड़ाई में जो राफेल अचूक निशानों पर अपना दमखम दिखा चुका है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा, और नेक्स्ट वाला मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में